हेलो या हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू टुडे? आई थिंक ऑल गुड है ना। अरे बताओ ना, सारे के सारे अच्छे हैं ना। चलिए कोई ना, आप मत बताइए, हम ही बताते हैं। अरे बताते क्या, सुनाते हैं स्टोरी को। जी हाँ बिल्कुल, अनन्या और अविशा की कहानी किट्टू की जुबानी। स्टोरी के पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना था, अनन्या बेवजह अविशा पे गुस्सा करती है और उसे बस सुनाए जा रही थी और अविशा बस चुपचाप सुने जा रही थी। प्रियल अविशा से अनन्या के बिहेवियर पर सॉरी बोलती है। प्रियल अनन्या को समझाती है कि वो जेलस बेवजह नहीं थी, उसे एएस से प्यार हो रहा है और जेलसी सिर्फ प्यार में ही होती है। लेकिन अनन्या प्रियल की बात मानने को तैयार नहीं थी और प्रियल की कोई भी बात अनन्या सुनना नहीं चाह रही थी। लवी माँ से बोलती है कि वो एवी से बात करे उसकी शादी के लिए और उसके लिए भाभी ले आए। माँ लवी से बोलती है कि हाँ तू चिंता मत कर, मैं अविशा से बात करूँगी। अविशा मानो से पूछती है कि आज उसने क्या क्या शैतानियाँ की और मानो अपनी तोतली आवाज़ में अविशा को सारी बातें बताता है। डेली की तरह अनन्या और प्रियल आज भी यहाँ आए थे। मानो अनन्या को देखकर बहुत खुश हो जाता है। अनन्या बड़े ही प्यार से मानो से बातें करती है और उसके बालों में उंगली फेरते हुए उसे गुड बॉय बोलती है। मानो अनन्या की बात पर बोलता है कि अगर मैं गुड बॉय हूँ तो एएस मुझे छोटा मंकी क्यों बुलाती। मानो की इस बात पर अनन्या अविशा की तरफ देखती है और इन दोनों का यहाँ पर एक छोटा सा आई कांटेक्ट होता है। स्टोरी का पिछला पार्ट यहीं तक था। अब हम सुनते हैं आगे की कहानी। अनन्या सोच ही रही थी कि मानो को अब वो क्या रिप्लाई दे, तभी लवी की आवाज़ आती है। ओए मानो, क्या कर रहा है वहाँ? आज तुझे पढ़ाई नहीं करनी है? लवी सामने देखती है और वो अनन्या को देखकर बहुत खुश हो जाती है और अनन्या से बोलती है, डॉक्टर आप वहाँ क्यों, प्लीज़ अंदर आओ ना। पीछे से प्रियल बोलती है, क्या मैं भी अंदर आ सकती हूँ? प्रियल की इस बात पर लवी बोलती है, आपको बुलाने की क्या ज़रूरत, आप तो बिना बुलाए ही अंदर आ जाती हैं। प्रियल धीरे से बोलती है, छोटी है पर तीखी है। अनन्या और प्रियल आकर बैठते हैं। लवी अनन्या से बोलती है, और डॉक्टर कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो और आपकी स्टडी कैसी चल रही है? मेरी स्टडी तो बहुत अच्छी चल रही है। और ये दोनों ऐसे ही एक दूसरे से थोड़ी देर बातें करते हैं। लवी और अनन्या की ये दूसरी मुलाकात थी, लेकिन फिर भी इन दोनों की अच्छी खासी बॉन्डिंग हो गई थी। और वैसे भी लवी को तो अनन्या बहुत पसंद थी और वो अनन्या को अपनी भाभी बनाना चाहती थी। इधर एएस दया से पूछती है, क्या तुम्हें वो धनीराम मिला या नहीं? जी बॉस, जिस जगह पे वो धनीराम दुबक के बैठा था मैंने उस जगह का पता लगवाया। हाँ तो क्या हुआ उस धनीराम का? बॉस, मैंने उस जगह पे अपने कुछ लड़के भेजे, लेकिन बॉस जितना हम लोगों ने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा ये इंसान शातिर निकला। दया, तुम मुझे कहानी मत सुनाओ, और जो भी इंसान है उसे मैं देख लूँगी, लेकिन पहले तुम ये मुझे बताओ कि धनीराम मिला या नहीं? बॉस, लड़कों ने बताया कि धनीराम मर चुका है। व्हाट? जी बॉस, लड़कों ने अपनी आंखों से धनीराम को चाकू मारते हुए देखा और वो दो लोग धनीराम को मारकर पहाड़ी के नीचे फेंक देते हैं। हाँ बॉस, और लड़के पता लगा लेते कि धनीराम के पीछे आखिर है कौन, लेकिन वो लोग कोई सबूत छोड़ना ही नहीं चाहते, इसीलिए उन्होंने धनीराम को भी पहाड़ी के नीचे फेंक दिया। देखो दया, कुछ भी हो लेकिन मुझे इस इंसान के बारे में पूरी जानकारी जल्द से जल्द मिलनी चाहिए, समझे तुम दया? जी बॉस, मैं अपने कुछ और लड़कों को लगाता हूँ और जल्द से जल्द इस इंसान का पता लगाने की कोशिश करता हूँ। दया, मुझे कोशिश नहीं, रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट। जी जी बॉस, ऐसा ही होगा। अविशा धनीराम के केस को जितना आसान समझती थी उतना वास्तव में था नहीं है, और ये केस धीरे धीरे अविशा के लिए सस्पिशियस होता जा रहा था। अविशा को दया से बातें करते देख लवी बोलती है, एवी आप उधर दया से क्या बातें कर रहे हो, इधर आओ ना। लवी, मुझे दया से कुछ काम है तो तू बातें कर, मैं अभी आती हूँ। एवी, आपको अपनी लाइफ में बस काम ही देखना है, काम के अदर में भी तो कुछ देख लिया करो। इतना बोलकर लवी उठती है और अविशा का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ लाने लगती है। हाथ में खिंचाव की वजह से अविशा को थोड़ा सा पेन होता है और एक आह भरी सिसकी अविशा के मुंह से एकदम से निकल जाती है। आउच! एवी, आपको क्या हुआ, आप ठीक तो हो ना?
अविशा की आह सुनकर लवी बहुत डर गई थी। कुछ नहीं, रिलैक्स, मैं ठीक हूँ। अविशा की आह अनन्या को दर्द दे रही थी। उसका मन कर रहा था कि वो अविशा के पास जाए और उससे पूछे कि उसे ज़्यादा पेन हो रहा है क्या। अच्छा, आप ठीक हो तो आप चिल्लाए क्यों? और ऐसा लगा मुझे जैसे आपको कहीं पेन है। वो तूने अपने नेल इतने बड़े कर रखे हैं कि मुझे लग गए हैं। और वैसे भी तेरे पास ऑलरेडी इतना माइंड कम है, और अपने इस छोटे से माइंड पे इतना प्रेशर डालेगी तो पढ़ेगी कैसे? एवी, मुझे ना आपसे कोई बात ही नहीं करनी। आपने तो मुझे डरा ही दिया था। आपको पता है मैं कितना डर गई थी। अविशा लवी के दोनों चीक्स पर अपने हाथ रखती है और बोलती है, सुन, तेरी एवी बिल्कुल ठीक है, तो तू छोटी छोटी बातों पे इतनी टेंशन मत लिया कर। एवी, आप सच बोल रहे हो ना? आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? नहीं बच्चा, मुझे कहीं नहीं चोट लगी और मैं सच बोल रही हूँ। और मेरा ये बड़ा मंकी डरते हुए नहीं, हंसते हुए अच्छा लगता है। आई लव यू एवी। इतना बोलकर लवी अविशा को हग कर लेती है। अविशा लवी के सिर पर हाथ फेरते हुए बोलती है, लवी तू भी ना इतनी छोटी छोटी बात पे सैड हो जाती है। अच्छा ये सब छोड़ और ये बता कि किस लिए तूने यहाँ मुझे बुलाया है और क्या देखने के लिए बोल रही थी। लवी अविशा से दूर होती है और बोलती है, हाँ आप उधर दया से क्या बातें कर रहे थे? आप इधर देखो ना डॉक्टर को। लवी के मुंह से ये वर्ड एकदम से निकला था। अनन्या और प्रियल ये दोनों लवी की ओर देखने लगते हैं। लवी तू ये क्या बोल रही है? ये भी मैं तो ये बोल रही थी कि आप उधर दया से क्या बातें कर रहे हैं। डॉक्टर इतनी देर से आई हैं, आप उनसे मिलिए ना। लवी अपनी बात को कैसे भी करके संभाल लेती है। हाँ हाँ, तो मैं क्या बात करूँ, तू है तो तू बात कर। अविशा की बात पर लवी कुछ बोले उससे पहले अनन्या ही बोल पड़ती है, हाँ तो मुझे कौन सा शौक है खड़ूस से बात करने का? क्या बोला आपने? मुझे खड़ूस बोला आपने? हाँ तो खड़ूस को खड़ूस ही तो बोलूँगी। हाँ तो आप कौन सा कम है? आप भी तो ज्वार भाटा की तरह हमेशा उबलती रहती हैं और कब किस पे फट जाओ कुछ पता ही नहीं रहता। हाँ तो मैं आपकी तरह किसी पे बेवजह गुस्सा नहीं करती हूँ। आपको तो बस कोई मिलना चाहिए उस गुस्सा निकालने के लिए और उससे लड़ने के लिए। लड़ाकू जो हैं आप। अच्छा मैं लड़ाकू हूँ तो आप भी लड़ाकू विमान से कोई कम हो क्या? जिस पे भी गिर जाओ उसके तो प्राण ही चले जाएं। बस फिर क्या था, इन दोनों का युद्ध तो शुरू हो चुका था और दोनों ही एक दूसरे की तरफ शब्दों के तीर फेंक रहे थे। और बेचारे लवी और प्रियल ये दोनों तो कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर ये दोनों लड़ क्यों रहे हैं। एवी को यूं लड़ते देखकर लवी बोलती है, एवी को क्या हुआ? एवी इतना कब से लड़ने लगी? लवी की बात पर प्रियल बोलती है, हाँ जब ये दोनों मिलते हैं तो बस ऐसे ही लड़ते हैं। अब देखो ये युद्ध कब विराम लेगा। क्या यार लवी, तू तो इन दोनों को मिलाने का सोच रही थी और ये देखो ये दोनों तो एक दूसरे से दुश्मनों की तरह लड़ रहे हैं। लवी की बात पर प्रियल बोलती है, मैंने तो सुना था कि खूबसूरत लड़कियों के पास दिमाग कम होता है और आज देख भी लिया। हे आप जो भी हैं डॉक्टर की फ्रेंड, आपने बोला कैसे कि मेरे पास दिमाग कम है? लवी को यूँ चिढ़ते देख प्रियल बोलती है, अच्छा तो आप ये भी मानती हैं कि आप सुंदर हैं? प्रियल की ये सॉफ्ट वॉइस लवी को निशब्द कर देती है। लवी थोड़ा रुकती है और फिर बोलती है, आप अपनी बकवास अपने पास रखिए, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आ जाते हैं। प्रियल हल्का सा मुस्कुरा देती है। लवी और प्रियल बस खड़े यही सोच रहे थे कि आखिर इन दोनों की लड़ाई कब शांत होगी। लवी के कान में एक धीरे से आवाज़ आती है, क्या हुआ, ये दोनों लड़ क्यों रहे हैं? क्या है? लवी को शायद लगा था कि प्रियल है, लेकिन पीछे तो माँ थी। माँ आप? हाँ हाँ मैं, लेकिन तुझे क्या हुआ? तू इतना क्यों तेज बोल रही है? कुछ नहीं माँ। लवी का रिएक्शन देखकर प्रियल को तो बड़ा मज़ा आ रहा था। हाँ तू ये बता कि तेरी बहन इतना कब से लड़ने लगी? माँ वही तो मैं भी यहाँ खड़ी सोच रही हूँ कि एवी इतना कब से लड़ने लगी। माँ एवी और डॉक्टर तो दुश्मनों की तरह एक दूसरे से लड़ रहे हैं, दोनों मिलेंगे कैसे फिर? माँ लवी के सिर पर हल्का सा मारती है और बोलती है, तू सच में ना बुद्धू है। माँ की बात पर प्रियल बोलती है, हाँ आंटी मैं भी तो इससे यही बोल रही थी। लवी प्रियल की तरफ आंखें निकाल कर बोलती है, आपसे किसी ने पूछा? आप चुप रहिए। माँ लवी से बोलती है, तू वो देख रही है जो सामने दिख रहा है,
और ये दोनों भी एक दूसरे को यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे जो दिख रहा है इन दोनों के बीच वो तो कुछ और ही है। माँ, क्या दिख रहा है आपको? मुझे तो सिर्फ लड़ाई ही दिख रही, देखो कितना लड़ रहे हैं आपस में। मुझे लड़ाई के पीछे इन दोनों का प्यार दिख रहा है। प्यार की शुरुआत नोक झोंक से ही होती है, और इन दोनों की ये नोक झोंक कब प्यार में बदल जाएगी इन दोनों को खुद ही नहीं पता चलेगा। माँ, आप जो बोल रही क्या सच में वो होगा? मेरी भी एबी की लाइफ में खुशियाँ आएंगी। बिल्कुल आएंगी तेरी एबी की लाइफ में खुशियाँ। और मैं अपनी बेटी के लिए बहुत खुश हूँ कि उसका भी घर बसेगा, उसकी भी लाइफ में खुशियाँ आएंगी। और आंटी, मैंने भी अनन्या को नोटिस किया है कि वो एस के लिए कुछ फील करती है, लेकिन वो ये बात एक्सेप्ट नहीं करना चाहती। मैंने उसे समझाया भी, लेकिन वो मानने पे तैयार ही नहीं है। प्रियल की बात पर माँ बोलती है, बेटा ये उसे समझाने की कोई ज़रूरत नहीं, उसे ये एहसास खुद होगा। आप बड़ा वाला एंग्री मंकी। हाँ तो आप भी एंग्री बंदरिया हो। ये दोनों ऐसे ही एक दूसरे को बोल रहे थे, तभी मानो इन दोनों के बीच आकर खड़ा होता है और दोनों को टैप करते हुए बोलता है, आप दोनों ऐसे क्यों लड़ रहे हो? मनती तो मैं और लवी दीदी है ना, तो आप दोनों आपस में क्यों बोल रहे हो? मनती, आप दोनों ऐसे लड़ रहे हो तो आप तो देखो ना छपते थे धूल रहे हैं। मानो की बात पर अनन्या और अभिषा चुप हो जाते हैं, और ये दोनों सामने देखते हैं कि अब इन दोनों को ही घूर रहे हैं। हे भगवान, आप दोनों कितना लड़ते हो। और एवी, मैं यहाँ कब से वेट कर रही हूँ कि आप अब शांत होगे, लेकिन आप दोनों जब से लड़ना शुरू करते हो तब से शांत ही नहीं होते हो। अभिषा लवी को डांटते हुए बोलती है, तू चुप कर। माँ आकर बोलती है, क्यों, वो क्यों चुप करे? मैं भी इतनी देर से देख रही हूँ कि तू कितना उससे लड़ रही है। माँ, आप भी अब मैं लड़ रही हूँ, और तू तो इतना कभी नहीं बोलती थी, तो तू कब से लड़ने लगी? माँ, अब आप भी शुरू हो जाओ। माँ अनन्या के पास जाती है और बोलती है, बेटा अगली बार से ये अगर तुझसे कुछ भी कहे तो मुझे बताना, मैं इसकी खबर लूँगी। अनन्या माँ की तरफ देखकर सिर हिला देती है। अभिषा माँ से बोलती है, माँ आप ये बोल रही हो? हाँ, और आज के बाद तूने इससे लड़ाई की ना तो मैं तेरे कान खींचूंगी। माँ, आसपास तो देख के बोला करो। कुछ देर बाद ठाकुर साहब भी आ जाते हैं। डेली की तरह ये दोनों ठाकुर साहब को पेशेंट की रिकवरी और हॉस्पिटल की कुछ और भी चीज़ें ठाकुर साहब से शेयर करते हैं। ठाकुर साहब इन दोनों की सारी बातों को सुनते हैं। अभिषा भी यहीं बैठी थी। ठाकुर साहब अनन्या से बोलते हैं, आप यहाँ अभी आई हो, लेकिन आपके इलाज से लोग ठीक हो रहे हैं और मैं आपके काम से बहुत खुश हूँ। अनन्या ठाकुर साहब को थैंक्स बोलती है। ठाकुर साहब फिर अनन्या से बोलते हैं, मेरे और भी कुछ जगह हॉस्पिटल हैं जो मैंने सिर्फ लोगों की हेल्प के लिए खोला है। मैं नहीं चाहता कि लोग इसलिए मरें कि उनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। मैंने अपने हॉस्पिटल उन जगहों पर खोले हैं जहां लोगों को इलाज की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अभिषा हर साल विजिट पे जाती है और देखती है कि जो मैं सुविधाएं लोगों को दे रहा हूं वो लोगों को मिल रही हैं या नहीं। लेकिन डॉक्टर अनन्या, मैं चाहता हूं कि इस बार आप भी अभिषा के साथ जाएं और इन डॉक्टरों की मीटिंग अटेंड करें, क्योंकि यहाँ पर पेशेंट की रिकवरी बहुत कम है। पर सर, देखो डॉक्टर, आपके यहाँ आने से पेशेंट बहुत जल्दी ठीक हुए हैं और मैंने ये फैसला सोच समझ के ही लिया है, तो आप भी वहाँ की स्थिति को समझें। ठीक है सर, पर यहाँ भी तो पेशेंट को देखना है। इसकी चिंता तुम बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि यहाँ प्रियल देखेगी। प्रियल भी ओके बोलती है। ठाकुर साहब के इस फैसले से माँ, प्रियल और लवी ये तीनों बहुत खुश थे। लवी माँ से बोलती है, माँ पिताजी ने आज पहली बार एबी के लिए अच्छा फैसला लिया है। हाँ, आज मैं भी इनके फैसले से बहुत खुश हूँ, और इसी बहाने ये दोनों एक दूसरे को जान भी लेंगे। माँ और लवी का प्लान तो अलग ही चल रहा था। ठाकुर साहब के डिनर का टाइम हो जाता है और सभी बैठ के डिनर करते हैं। अनन्या और प्रियल भी डिनर करते हैं।
क्योंकि इस घर का नियम था कि यहाँ से कोई भूखे पेट नहीं जा सकता था। ठाकुर साहब अविसा से बोलते हैं। अविसा। जी पिताजी। डॉक्टर को उनके घर छोड़ देना। जी पिताजी। इतना बोलकर ठाकुर साहब अपने रूम की तरफ निकल जाते हैं। मानो भी सभी से गुड नाइट बोलकर सोने के लिए चला जाता है। डिनर करने के बाद लकी और ताऊ ये दोनों एक रूम में मिलते हैं। लकी ताऊ से बोल रहा था, पापा आप इतने साल से यहाँ हो, लेकिन आपके हाथ में क्या आया, कुछ भी तो नहीं। बेटा ठंड रख, ठंड आएगा, धीरे धीरे आएगा, हमारे हाथ में भी सब आएगा। पर पापा कब कब वो दिन आएगा जब ये सारी दौलत हमारी होगी। दौलत इतनी आसानी से नहीं मिल जाती है, उसके लिए सब्र करना पड़ता है। तो तुझे भी थोड़ा सब्र करना होगा, और सब्र का फल मीठा होता है, ये तो तू जानता ही है। और यहाँ पर इन दोनों का प्लान अलग चल रहा था। लवी अनन्या और अभिषा को हैप्पी जर्नी बोलकर अपने रूम की तरफ निकल जाती है। प्रियल अभिषा से बोलती है, यस मुझे आपसे कुछ कहना था। हाँ प्रियल बोलो ना। यस अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं लवी को उसके कॉलेज ड्रॉप भी कर दूंगी और ले भी आऊँगी। हाँ प्रियल मैं भी आपसे यही बोलने वाली थी, अच्छा किया जो आपने पूछ लिया। अभिषा की हाँ पर प्रियल तो अंदर ही अंदर बहुत खुश थी। इस बात पर माँ भी बोलती है, हाँ प्रियल के साथ जाएगी तो मुझे चिंता नहीं रहेगी, क्योंकि अभिषा के चले जाने के बाद दया को तो और भी काम देखने होंगे। माँ मैं अभी आई। इतना बोलकर अभिषा अपने रूम की तरफ निकल जाती है। थोड़ी देर के बाद अनन्या माँ से पूछती है, आंटी वॉशरूम? हाँ बेटा आप ऊपर अभिषा के रूम में चले जाओ। प्रियल धीरे से अनन्या के कान में बोलती है, सच में वॉशरूम जाना है कि सिर्फ बहाना चाहिए ए से मिलने का? अनन्या प्रियल को घूरती है और ऊपर निकल जाती है। रूम का डोर ओपन था। अनन्या रूम के अंदर जाती है। अभिषा ने सिगरेट निकाली ही थी और सामने अनन्या को देखकर सिगरेट पीछे छुपा लेती है, लेकिन अनन्या ये देख लेती है। अभिषा अनन्या से बोलती है, क्या है आप यहाँ क्या कर रही मेरे रूम में? इधर बैठिए। क्या 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 सुनाई नहीं देता आपको? मैंने बोला है कि आप इधर आइए और बेड पे बैठिए। पर क्यों बैठूं मैं बेड पे, वो भी आपके कहने पे? अच्छा ठीक है, तो माँ के कहने पे बैठिए, माँ को बुलाती हूँ। और ये धमकी किसको दे रही हो? आपको, आप ही तो हैं यहाँ। अभी तो मैं धमकी दे रही हूँ, वैसे मैं सच में भी बुला सकती हूँ। अभिषा आप क्या ही बोलती, वो आकर चुपचाप बेड पे बैठ जाती है। अनन्या अभिषा के पास आती है और बोलती है, शर्ट ओपन करिए। क्या? आपको क्या सच में कम सुनाई देता है? मैंने बोला कि शर्ट ओपन करिए और घाव दिखाइए, मुझे पट्टी चेंज करनी है। नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई पट्टी उट्टी नहीं चेंज करवानी। अच्छा डॉक्टर आप हैं या मैं? हाँ पर मुझे नहीं चेंज करवानी, मैंने बोला ना। ओके तो फिर मैं माँ को बुलाती हूँ, माँ के कहने पे तो आप चेंज ही करेंगी। क्या है बार बार मुझे माँ के नाम से क्यों धमका रही हैं आप? ठीक है फिर तो आप ही देख लीजिए क्या करना है आपको। अभिषा सोचती है कि ये सच में माँ को ना बुला ले, इसीलिए वो कुछ नहीं बोलती और शर्ट ओपन करती है। अनन्या अपने बैग से फर्स्ट एड बॉक्स निकालती है और घाव को अच्छे से चेक करती है, उस पर मेडिसिन लगाती है और पट्टी करती है। अनन्या अभिषा के बिल्कुल क्लोज थी। अभिषा अनन्या को देखती है और खुद से ही बोलती है, क्यों आप मेरे इतना पास आती हैं? आप नहीं जानती कि मैं अपने दिल की धड़कनों को कैसे कंट्रोल करती हूँ। मैं खुद को तो फिर भी समझा लूँ, लेकिन ये दिल, इसे मैं कैसे समझाऊँ? आपकी ये टच, आपकी ये केयर और आपकी ये खूबसूरती मुझे पागल कर देती है। यहाँ अनन्या के दिल में भी कुछ ऐसा ही चल रहा था। अनन्या भी अपने दिल से बातें कर रही थी कि मुझे आपकी ये केयर करना अच्छा लगता है। जब मैं आपके पास होती हूँ तो दिल को बहुत सुकून मिलता है। अनन्या पट्टी करने के बाद बोलती है, मैंने जो आपको दवाई दी थी वो खाई है या नहीं? अभिषा बटन क्लोज करते हुए बोलती है, हाँ मैंने खा ली थी। और आप ये सब अपना बंद करिए, मुझे अपना ख्याल अच्छी तरह करना आता है। अनन्या को ये थोड़ा बुरा लगा था।
अनन्या अविशा की बात पर ध्यान न देकर वो सिर्फ उसकी हेल्थ को ध्यान में रखती है और बोलती है, जी हाँ, मुझे पता है कि आप अपना ख्याल रख सकती हैं, लेकिन मैं एक डॉक्टर हूँ तो सिर्फ अपना काम कर रही हूँ। अनन्या दवाई निकालती है और अविशा को देती है। अविशा अब कुछ नहीं बोलती। वो अनन्या से दवाई लेती है और चुपचाप खा लेती है। और आप नीचे जल्दी आने की कृपा करना, क्योंकि मुझे जल्दी घर पहुँचना है, और वैसे भी मुझे आपके साथ जाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो तो सर की बात को मैं मना नहीं कर पाई इसलिए। इतना बोलकर अनन्या रूम से बाहर चली जाती है। अनन्या को जाता देखकर अविशा बोलती है, गुस्सा तो मैडम के नाक पे ही रखा रहता है। चल अविशा, लड़ाकू विमान को उसके घर छोड़ दे। प्रियल अनन्या से बोलती है। अरे अनन्या मैडम, आप तो बड़ी जल्दी आ गई। मुझे तो लगा था आपको एज से और भी बातें करनी। प्रियल, तो कभी कभी ज़्यादा बोलने लगती है। नहीं, मैं तो कभी नहीं ज़्यादा बोलती, और मैं जो भी बोलती हूँ एकदम क्लियर। एकदम चुप, अब एक वर्ड भी मुंह से नहीं निकालेगी तू। ओके, मैं नहीं बोल रही, लेकिन सही बात पे क्यों चिढ़ रही है तू? तब तक अविशा भी नीचे आ जाती है। प्रियल और अनन्या माँ से मिलते हैं और अपने अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। अविशा पहले प्रियल को उसके घर ड्रॉप करती है और फिर अनन्या को। अविशा प्रियल को ड्रॉप करने के बाद यहाँ से निकल जाती है। समीर अनन्या को देखकर बोलता है, एनी तू आ गई? आज बॉस नहीं आई तुझे छोड़ने क्या? आई थी भैया। अच्छा, और तूने घर भी नहीं बुलाया उन्हें? भैया, आपको उन्हें इतना ही बुलाने का शौक़ है तो कॉल कर लीजिए। अरे अरे, क्या हुआ? किस लिए तेरा मूड इतना ख़राब है? कुछ नहीं भैया। वैसे भाभी कहाँ है? भाभी तेरी, वो तो किचन में है। ओके भैया, तो मैं पहले फ्रेश हो लेती हूँ, फिर आके भाभी से मिलती हूँ। अनन्या अपने रूम की तरफ निकल जाती है। वहाँ जाती है, फ्रेश होती है और थोड़ी देर के बाद नीचे आती है। समीर और अनुपमा डाइनिंग टेबल पर बैठे अनन्या का वेट कर रहे थे। तो स्टोरी का ये एपिसोड यहीं तक था, और आगे की कहानी जानेंगे हम अगले पार्ट में। और आप लोग यूँ ही हंसते मुस्कुराते रहिए। और हाँ, बारिश का मौसम है तो डिजीज़ ज़्यादा हो रही हैं, तो प्लीज़ आप लोग अपना अपना ख्याल रखिए और किट्टू की स्टोरी को सुनते रहिए। तो चलिए, अब हमें इजाज़त दीजिए। तो चलते हैं हम अब, और आपको मिलेंगे हम स्टोरी के अगले पार्ट में।